इस दुनिया में जितने भी केसेस है सब ड्राफ्टिंग से ही शुरू होते हैं। तो ड्राफ्टिंग जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अच्छे से करते हो ना तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप अजीब लैंग्वेज यूज़ करते हो या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखते हैं, अगर बराबर आप फॉलो नहीं करते तो उसमें आपके केस में ही नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या है ड्राफ्टिंग के और उसके रिगार्डिंग रूल्स कौन कौन से हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मीनिंग क्या है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग मीन्स प्रिपेयरिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या होता है ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग पेन से लिखते थे, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है तो वर्ड फाइल ओपन करके आप कीबोर्ड से टाइप करके बना सकते हैं, राइट। तो ड्राफ्टिंग कुछ भी हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेटर हो सकता है। उसको आपको इस तरह से बनाना है कि आपके सारे जो फैक्ट्स है ना वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। मतलब एक के बाद दो आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा फैक्ट आना चाहिए, तीसरे के बाद चौथा आना चाहिए, राइट। लीगल टर्म्स भी प्रॉपर होने चाहिए। अभी जैसे अगर एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मुझे आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे आपके ऊपर कंप्लेन फाइल करनी है, बराबर है। तो मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन दूंगा केस के अंदर, फिर हम दोनों कहाँ मिले, कैसे मिले, फिर हम दोनों के बीच में क्या बिजनेस डील हुई थी, चौथे पॉइंट में वो लिखूंगा। पांचवें पॉइंट में ये लिखूंगा कि भाई मैंने आपको क्या सामान बेचा। छठे पॉइंट में लिखूंगा कि आपने मुझे 5 लाख का चेक दिया। सातवें पॉइंट में मैं ये लिखूंगा कि भाई चेक मैंने डिपॉजिट किया मेरे बैंक में। आठवें पॉइंट पे मैंने ये लिखूंगा कि इस तारीख को चेक बाउंस हुआ और उसमें मुझे चेक रिटर्न मेमो मिला। 90 पॉइंट पे मैं ये लिखूंगा कि भाई मैंने आपको पहले पहले भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, लीगल नोटिस भी भेजा था, लेकिन आपने मुझे 15 दिन में जवाब नहीं दिया और इसलिए हम केस फाइल कर रहे हैं। फिर लीगल पैराग्राफ आते हैं, जुरिडिक्शन इस कोर्ट में आता है, कोर्ट फी भरी है, साइन आता है, डेट आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट 9वां पैराग्राफ आपने पहले लिख दिया, पहला पैराग्राफ आप 5वें में लिख रहे हो। समझ रहे हो? तो मैंने कैसा आपको फ्लो बताया, इस तरह से फ्लो होता है। जैसे पहले दोनों पार्टी का इंट्रोडक्शन होगा, कहाँ मिले दोनों, तीसरे पैराग्राफ में ऐसा लिखने का कि कहाँ मिले। चौथे में लिखेंगे कि भाई कैसे क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ था। पांचवे में मैं लिखूंगा कि आपने मुझे मैंने आपको सामान बेचा। छठे में मैं लिखूंगा कि आपने मुझे चेक दिया और बाउंस हुआ। इस तरह से फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ रेंटल एग्रीमेंट का। तो जो लैंडलॉर्ड होता है और टेनेंट होता है, दोनों के बीच में रेंटल एग्रीमेंट बनता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है ड्राफ्टिंग का। ये तो बहुत एक छोटा एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं। हाई कोर्ट के तो केसेस तो बहुत टेक्निकल होते हैं कंपेयर विद लोअर कोर्ट्स। अब बात करते हैं पर्पस क्या है ड्राफ्टिंग का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है पर्पस। हम ड्राफ्टिंग क्यों करते हैं? ड्राफ्टिंग देखिए, सब जनरली ड्राफ्टिंग लोग तब करते हैं जब केस हो जाता है किसी पे, या फिर किसी को केस करना है, राइट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। यानी कि मैं प्लेंटिफ हूं, मैं आपके ऊपर केस करता हूं, तो आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, बराबर है। तो आप भी तो ड्राफ्ट करोगे ना। तो दोनों में पर्पस होना चाहिए। मैं आपके ऊपर क्यों केस कर रहा हूं, मेरे क्योंकि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, तो ये मेरा पर्पस है। तो उस पर्पस के हिसाब से मैं सारे फैक्ट्स केस के अंदर डालूंगा। जैसे हम दोनों कौन है, हम कहाँ मिले, आपने मुझे चेक क्यों दिया था, मैंने आपको कौन सा सामान बेचा था, तो उसके बदले में आपने मुझे चेक दिया, चेक इस बैंक में बाउंस हुआ, मेरे को चेक रिटर्न मेमो ये फलाना तारीख को मिला, बराबर है। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया, लीगल नोटिस भेजा, फिर भी आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो इसलिए मैं केस कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्पस हो गया। तो अगर मेरा पर्पस क्लियर है कि अभी मेरा पर्पस है यहाँ पे चेक बाउंस का केस करना, तो मैं सारी चीजें चेक बाउंस के रिलेटेड लिख दूंगा। तो ये मेरा पर्पस क्लियर है। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे आपके ऊपर मोटर एक्सीडेंट का केस करना है, आपने एक्सीडेंट कर दिया और मेरा नुकसान हो गया, भगवान ना करे, तो वो हिसाब से फिर मैं लिखूंगा, बराबर है। तो उस केस में मोटर एक्सीडेंट के जो भी फैक्ट्स रिलेवेंट हो सकते हैं वो मैं लिखूंगा। तो पर्पस एकदम क्लियर क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब मेरा पर्पस था कि मैं आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करूं, तो उस हिसाब से कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, चेक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, बैंक का जो स्टेटमेंट आया वो कलेक्ट करूंगा। फिर जब चेक बाउंस होता है, आपने मुझे चेक दिया और बाउंस हो गया, तो पेनल्टी लग कटती है ना, 300-400 रुपया पेनल्टी कटती है एक चेक के ऊपर। वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं जमा करूंगा, फिर केस में डालूंगा विथ एविडेंस, फिर कोर्ट में जाके जज के सामने फाइल कर दूंगा ये। पुट इट ऑन पेपर। अभी वही बात हो गई ना, कलेक्ट फैक्ट जमा करके मैं क्या करूंगा, पेपर पे ऑर्गेनाइज करूंगा 1 2 3 4।
फिर अरेंज एंड फाइनलाइज, लास्ट में आता है फाइनलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, हम फालतू इन्फॉर्मेशन भी डाल देते हैं आजू बाजू की जो जरूरी नहीं होती है, तो लास्ट में पता चलता है जब हम पूरा शांति से पढ़ते हैं। फिर फाइनलाइजेशन होता है, उसके बाद प्रिंट निकलती है डॉक्यूमेंट की, फिर उसमें कोर्ट फी चिपका के स्टेपलर वेपलर मार के हम कोर्ट में जमा करते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। सबसे पहले तो आता है प्लान एंड आउटलाइन। सबसे पहले तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए, आपके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई चेक बाउंस का केस है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन लगेगी और मैं इस तरह से लिखूंगा। आपको एक रफ स्केलेटन आइडिया, ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में सोचना है, आपको बस एक माइंड में एक स्केलेटन आइडिया होना चाहिए कि हाँ, जैसे हम लोग गाड़ी की कंपनी देखी है आपने, जब गाड़ी बनती है तो कैसे पहले अंदर का स्केलेटन होता है, फिर उसके ऊपर इंजन फिट होता है, फिर दरवाजे लगते हैं, फिर अंदर की हेडलाइट और क्या बोलते हैं बोनेट का ढक्कन लगता है, फिर सीट के आगे जो स्टेयरिंग व्हील है वहां का जो स्पीड मीटर है, पेट्रोल इंडिकेटर है वो भी दिखता है। वो सब बाद में लगता है ना, लेकिन पहले क्या आता है, स्केलेटन बॉडी आती है। तो उसी तरह से माइंड में सोचना है कि हाँ इस तरह से मेरा ड्राफ्ट बनेगा। और उस स्केलेटन बॉडी में सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। जैसे मैंने चेक बाउंस को मैंने आपको बताया था ना कि हम दोनों पार्टी है, दोनों का इंट्रोडक्शन आएगा, फिर हम दोनों कहाँ मिले वो लिखूंगा मैं। अभी मेरे को कहाँ मिला तो मेरे को ए टू जेड थोड़ी ओरली याद होगा, मैं डॉक्यूमेंट देख के देखूंगा ना कि हम लोग ने ये एड्रेस पे मिले थे या फिर इस फोन नंबर से हम लोग ने एक दूसरे को कॉल किया था वगैरह वगैरह। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए जब हम आउटलाइन करते हैं। दूसरा है कीप इट क्लियर एंड रिलेवेंट। क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और टॉपिक के रिलेटेड ही लिखना है। अभी अभी मुझे चेक बाउंस का केस आपके ऊपर करना है, तो मैं चेक बाउंस के रिलेटेड ही फैक्ट लिखूंगा, मैं मोटर एक्सीडेंट का नहीं घुसाऊंगा बीच में। समझ रहे हो बात। तो और इसमें क्लियर लैंग्वेज लिखनी है। देखो दोस्तों, ड्राफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के हाई फाई लैंग्वेज लिखो। जो जज होते हैं ना, उसको आपका इंग्लिश कितना अच्छा है वो जान के कोई मतलब नहीं है। वो वहां पे बैठे हैं सिर्फ केस के जो फैक्ट है, केस की जो स्टोरी है वो समझने के लिए, और वो अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई पार्टी कौन जीतनी चाहिए, राइट। चौथा है मेंटेन फ्लो एंड कनेक्शन। सीधी कनेक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई चेक बाउंस का दोनों पार्टी का इंट्रोडक्शन रहेगा केस के अंदर, फिर हम कहाँ मिले, फिर मैंने आपको कौन सा सामान बेचा, फिर पांचवा में लिखूंगा कि आपने मुझे कितने अमाउंट का चेक दिया, कौन सी बैंक का। फिर सातवें में मैं लिखूंगा कि भाई मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया चेक को। आठवें पॉइंट में लिखूंगा कि बाउंस हो गया। तो इस तरह से फ्लो में होना चाहिए, सिस्टमेटिकल लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। और फैक्ट्स जो स्टेप बाय स्टेप जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि नौवा पैराग्राफ मैंने पांचवे पे लिखा है, पांचवा मैंने पहले पे लिखा है, ऐसा नहीं होता। एक फ्लो होना चाहिए स्टोरी का। भले आप सिंपल लैंग्वेज यूज करो, चलता है, और सेंटेंस को भी शॉर्ट रखना है, ऐसा नहीं कि गोल गोल बात करते हो। समझ रहे हो। अब चौथा पॉइंट में लिखा है कि वन आइडिया वन पैराग्राफ। तो मैंने यही बोला ना, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा फुल स्टॉप, दूसरे पैराग्राफ में मैं आपका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर तीसरे में लिखूंगा कि हम दोनों कहाँ मिले, चौथे में लिखूंगा कि मैंने आपको सामान बेचा। तो हर पैराग्राफ एक कहानी बोलता है, दोनों को मिक्स मत करना आप। पहले पैराग्राफ में पहले का ही कंटेंट आएगा, दूसरे में दूसरा का ही लिखना है बस। आप पहले को दोनों मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक ही पैराग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। तो जज भी कभी कभी डांट देते हैं, अरे ये क्या लिखा है। हालांकि ऐसा आप डिसमिस डिसमिस नहीं करते, क्योंकि जज को भी पता है पार्टीज बहुत मुश्किल से आती है कोर्ट में पैसा वैसा खर्चा करके, लेकिन देखो जज को खुश रखना है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पांचवा है ऑर्गेनाइज फैक्ट्स प्रॉपरली। तो अभी ये जो मैंने आपको बोला चेक बाउंस का, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने तो आपको स्केलेटन आइडिया दिया कि भाई हम दोनों कहाँ मिले। कहाँ मिले का मतलब ये होता है कि एड्रेस कहाँ, कौन से एड्रेस पे हमारी मीटिंग हुई थी। आजकल पार्टी जो है वो होटल में मीटिंग करती है, मैं बोल दूंगा भाई हम दोनों की मीटिंग ताज होटल में हुई थी, तो वहां का एड्रेस डाल डाल दूंगा मैं। फिर आपने मुझे फिर इस बैंक का चेक दिया, तो उस बैंक का नाम आएगा चौथे पैराग्राफ में, बैंक चेक नंबर आएगा, बराबर है। इतने अमाउंट लिखूंगा कि इतने अमाउंट का चेक दिया था, एंड मैंने रिसीव किया हुआ, ऐसा लिख दूंगा मैं। तो ये फैक्ट्स ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं उसको, राइट। छठा है सिंपल एंड एरर फ्री लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा का प्रयोग करिए। आपका जो फैक्ट है ना, यानी कि केस की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल भाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप अंग्रेजों वाली इंग्लिश यूज करिए। हम लोग भारत में रहते हैं, सारे लोग भारत के ही है, तो आप बेसिक इंग्लिश यूज करोगे तो भी चलेगा, बस क्लियर और सिंपल होना चाहिए, जिससे सामने वाले को एक ही नजर में पता चल जाए कि केस क्या बोलता है। अब बात करते हैं ग्रामर के मिस्टेक अवॉइड ना करिए, अवॉइड करिए सॉरी अवॉइड करिए अब बात करते हैं अवॉइड रिपीटेशन।
देखिए दोस्तों, एक पैराग्राफ एक ही बार लिखा जाता है, दूसरी बार नहीं होता। अगर मैंने आपका इंट्रोडक्शन पहले मैंने मेरा इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया, तो दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ आपका ही इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर वापस तीसरे में मेरा नहीं आएगा। एक ही बार लिख दिया, खत्म कहानी। अब आठवां है प्रॉपर फॉर्मेटिंग। मार्जिन मार्जिन आपको बराबर रखनी है। हर कोड का थोड़ा अलग होता है दोस्तों। कुछ कुछ कोड वाले बोलते हैं कि भाई मार्जिन ज्यादा छोड़ो, कुछ कुछ बोलते हैं कि भाई ऊपर वाला मार्जिन ज्यादा छोड़ो। हाई कोर्ट का अलग फॉर्मेटिंग होता है, लोअर कोर्ट की अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो वहां के कोई एडवोकेट या फिर उस कोर्ट में जो क्लर्क है उसको पूछ सकते हो कि भाई आपके पास कोई सैंपल है तो मेरे को दो ना। वो लोग दे देते हैं, उनको आप थोड़ा पैसा दे दो और वो फाइलिंग भी कर देंगे आपका, तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। नंबर अच्छे से करो। आजकल वर्ड फाइल के अंदर ही नंबर का ऑप्शन आता है, राइट। ऊपर वाले कॉर्नर पे रख दो या फिर नीचे वाले पे रख दो, जो भी सिस्टम है कोड का। और स्पेस अच्छे से छोड़ो, राइट। वर्ड सिलेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं। आपको हमेशा एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा ना, एक्टिव वॉइस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नीचे एक एग्जांपल दिया, देखिए। एक्टिव वॉइस, द कंपनी विल फाइल एनुअल रिपोर्ट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। अब मैं आपको पैसिव वॉइस का एग्जांपल देता हूं। द एनुअल रिपोर्ट विल बी फाइल्ड बाय द कंपनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब दोनों में इजी कौन सा लग रहा है? एक्टिव वॉइस, बराबर है। क्योंकि देखो ना, एक्टिव वॉइस एकदम फ्लो, मक्खन की तरह सीधा स्टेटमेंट है, छोटा स्टेटमेंट है, और पढ़ने को भी मजा आ रहा है, समझने को भी इजी है। देखिए, द कंपनी विल फाइल एनुअल रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, खत्म कहानी। तो इसलिए बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस को यूज करिए। पैसिव वॉइस में देखो ना, द एनुअल रिपोर्ट विल बी फाइल्ड बाय द कंपनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो एक पैसिव वॉइस को पढ़ने को भी कंटाला आता है ना। इसलिए बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करिए, ताकि आपका जो केस है वो शॉर्ट रहे और टू द पॉइंट रहे। ऐसा नहीं कि भाई पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो पेज का जो साइज है वो कम जाएगा और सारे फैक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना है। देखिए, पहले वाले जो पॉइंट मैंने बताया वो सारे तो ध्यान में रखना ही है, और भी कुछ है कि भाई बी स्पेसिफिक। अगर मैं चेक बाउंस का केस करता हूं तो मैं चेक बाउंस का ही फैक्ट लिखूंगा। हमारा पर्सनल झगड़ा हुआ था बात दूसरे वाले मैटर में, वो नहीं डालूंगा इसमें, समझ रहे हो। तो दूसरा है ऑर्गेनाइज लॉजिकली। देखो दोस्तों, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस अपना जो गट फीलिंग है ना वो फॉलो करना है। आपको अंदर से आएगा कि भाई ये लिखना चाहिए मुझे, ये नहीं लिखना चाहिए। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज करो ना आप। एक दो तीन, पहले पैराग्राफ में पहला इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ही दूसरा आएगा, दूसरे पे आप पहला नहीं डालोगे और पहले में दूसरा नहीं डालोगे, समझ रहे हो। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक दो आप ड्राफ्ट देखो, ऑनलाइन मिल जाते हैं आजकल तो, गूगल पे फॉर्मेट सारे मिल जाते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे लिखना है। तीसरा है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? आप ड्राफ्ट करिए। देखो, एक टिप देता हूं आपको, आप ड्राफ्ट करो ना तो उसको तुरंत मत पढ़िए। अब आप तुरंत पढ़ोगे तो आपको आपका गलती पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो ऑटो पायलट पे रीडिंग करता है। गलत होगा तो भी सूझेगा नहीं। आप एक दिन बाद आराम से करिए तो आपको बहुत सारी मिस्टेक पता चलेगी। खुद का ड्राफ्ट में ही बहुत सारी मिस्टेक पता चलेगी। यूज रिलेवेंट लीगल टर्म। और पांचवा है बी कंसेप्ट। देखिए, प्रिसाइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि गोल गोल बात कर रहे हो आप। अब बात करते हैं कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। अवॉइड अनक्लियर लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर रखनी है, सॉरी पानी की तरह क्लियर रखनी है। अवॉइड रिपीटेशन। मैंने बोला था आपको, एक बार फैक्ट लिख दिया फिर वो दूसरे पैराग्राफ में रिपीट कभी भी नहीं हो सकता। डोंट ओवरलोड पैराग्राफ्स। फालतू का इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा है डोंट यूज क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मैंने वो कंपनी वाला एग्जांपल दिया था ना, कंपनी विल फाइल एनुअल रिपोर्ट बाय दिस मंथ। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया और बहुत क्लियर हो गया। पांचवा है अवॉइड बेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंटेंट जो होता है ना वो अच्छे से फॉलो होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी डाल देते हो। छठा है डोंट इग्नोर फॉर्मेटिंग। देखो दोस्तों, कभी कभी फॉर्मेटिंग से भी प्रॉब्लम हो जाती है कोर्ट में, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। उससे अच्छा फॉर्मेटिंग देख लो उस कोर्ट की क्या है। हाई कोर्ट में तो मार्जिन भी कितने रखने वो भी लिखा रहता है, तो बहुत ध्यान रखो भाई आप लोग। मार्जिन कितनी छोड़नी है, कितना सेंटीमीटर, कितना जो भी है, इंच कितना इंच छोड़ना है, वो भी सारी लिखी रहती है उसमें। डोंट यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंफ्यूजिंग सेंटेंस मत लिखिए। अगर आपको लगता है कि भाई इस वर्ड के 5 मीनिंग है तो ऐसे शब्द यूज करो जिससे पता चले कि भाई यही मीनिंग है उसका। अवॉइड पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको बता दिया वो कंपनी वाले एग्जांपल में कि एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करना है। डोंट स्किप प्रूफ रीडिंग। आपको पढ़ के ही प्रिंट निकालनी है फिर फाइल करना है। आप बिना पढ़े फाइल कर दोगे तो मिस्टेक होती ही है। भले आपको 100 साल का एक्सपीरियंस है, गलती हो जाती है, ये मैं बोल रहा हूं।
अवॉइड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका चेक बाउंस का केस है तो चेक बाउंस का ही इन्फॉर्मेशन डालिए, मोटर एक्सीडेंट का उसमें मिक्स मत करिए। तो यही चीज थी दोस्तों ड्राफ्टिंग के लेक्चर में। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। शुक्रिया।